सो अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्सिनॉल ट्यूमर या न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अगर हम बात करें कार्सिनॉल ट्यूमर की तो वो क्या है, दीज आर स्लोली ग्रोइंग सेल्स, ठीक है। लेकिन स्लोली ग्रोइंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दीज आर बीनाइन सेल्स। एक्चुअली द कार्सिनॉल ट्यूमर इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। इसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्यों कहते हैं कि नाम से इंडिकेट हो रहे हैं कि न्यूरो और एंडोक्राइन के ऐसे सेल्स जो ग्लैंडुलर हैं एंड दीज आर सप्लाइड बाय द नर्व फाइबर्स, दीज आर नॉन एज न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। अगेन कार्सिनॉल ट्यूमर जो है ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, ये जीआईटी ट्रैक में कहीं पर भी हो सकता है एंड इट कैन रिजल्ट इन द कार्सिनॉल सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात करेंगे रिलेटेड टू आर जीआईटी ट्रैक, रिलेटेड टू स्टमक। और स्टमक में न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स एक ही होते हैं विच आर नॉन एज जी सेल्स। तो जी सेल्स का जो स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर होगा, कार्सिनॉल ट्यूमर जो है वो अफेक्ट करेगा जी सेल्स को। अब जी सेल्स का ट्यूमर होगा क्या, किस तरह से, इसका होगा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन माइटोसिस। जब माइटोसिस इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, इट वुड रिजल्ट इन द abnormal proliferation रिजल्टिंग इन द कार्सिनॉल ट्यूमर। स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है लेकिन ग्रेजुअली ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करते करते मैलिग्नेंट फॉर्म इख्तियार कर लेता है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हाइपरप्लेजिया ऑफ जी सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे हो रहा होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में और ज़ोलिंजर एल्सन सिंड्रोम में के जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूसिन। और जब म्यूसिन की ज़्यादा सेक्रीशन होती है, म्यूसिन ने जाकर ऐड करना होता है ऑन द पैरेटल सेल्स ऑफ द स्टमक, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एसिड सेक्रीशन। अब इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि कार्सिनॉल ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, विच मीन्स कि एक एंडोक्राइन सेल है जो सेक्रेटरी कैपेसिटी रखता है एंड इट इज़ सप्लाइड बाय द नर्व फाइबर्स। न्यूरो एंडोक्राइन, इसका ट्यूमर तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, इट हैज़ कैपेसिटी टू सेक्रेट वेरियस सब्सटेंसेस। इट कैन सेक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, it can secrete histamines, it can secrete vasoactive substances, it can secrete various peptides and it can secrete serotonin। सारे ये जो सब्सटेंसेस हैं जो कार्सिनॉल ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर सेक्रीट कर रहा है, इनसे हमें पता चल रहा है कि जो कोई भी सिम्टम्स अपेयर होंगे इन द केस ऑफ द कार्सिनॉल सिंड्रोम, दैट वुड बी एलर्जिक, एलर्जी लाइक सिम्टम्स अपेयर होंगे विच मे बी फ्लशिंग, फ्लशिंग होती है, एक्सेसिव रेडनेस होती है, या फिर दूसरा होगा इचिंग, या फिर हो सकता है कॉलिकी पेन, ठीक। अब ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। अब ये देखना है कि अगर कार्सिनॉल सिंड्रोम को ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है। कार्सिनॉल सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए एक चीज़ हम देखते हैं, डेट इज सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन ने क्या करना होता है कि सेरोटोनिन जब एक्सेस अमाउंट में बन रहा है ड्यू टू द कार्सिनॉल ट्यूमर, देन इट वुड गो टूवर्ड्स लीवर। और जब सेरोटोनिन जाएगा लीवर की तरफ तो लीवर में आधा सेरोटोनिन जो है वो मेटाबोलाइज होकर बना देगा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड, जबकि बाकी जो आधा सेरोटोनिन है वो सही सलामत बच के अनमेटाबोलाइज्ड फॉर्म में निकल जाएगा इन आर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके वो अपने असरात शो करेगा। अब वो सेरोटोनिन जो सेक्रेट हो गया था इन द सर्कुलेशन, अब वो सर्कुलेशन में जाकर किस तरह के इफेक्ट शो करेगा, सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। वापस चलते हैं हमारे थर्ड ईयर की नॉलेज की तरफ कि वी हैव रेड कि सेरोटोनिन का क्या फंक्शन था कि इट इंक्रीजेस जीआईटी मोटिलिटी, और अगर ये इंक्रीज कर रहा है जीआईटी मोटिलिटी ऑब्वियसली इट वुड रिजल्ट इन डायरिया। दूसरा हमने पढ़ा था कि सेरोटोनिन का फंक्शन होता है दैट इज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट।
और अगला था कि सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। अब अगर फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन होगी, इट वुड रिजल्ट इन द राइट साइडेड वुल्वर फाइब्रोसिस ऑफ हार्ट। अब स्टमक के अलावा कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो है वो हमारी बॉडी में फोरगट में भी हो सकता है, और फोरगट में ये मोस्ट कॉमन होते हैं ड्यूडेनम में, या तो ये मिडगट में हो सकता है। मिडगट में ये मोस्ट कॉमन होता है इन इलियम एंड जेजिनम, वाइल इन द हार्ड कट इट इज़ मोस्ट कॉमन इन कोलोरेक्टम एंड अपेंडिक्स। Here we have the diagram of layers of stomach. Here we can see the gastric pits, और gastric pits में हमारे stomach के G cells और बाकी stomach के cells located होते हैं। And here we have lamina propria of the stomach. तो होता क्या है कि जब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर अराइज होता है इन द G cells ऑफ द स्टमक, फिर बाद में जब वो स्प्रेड करता है इन द लैमिना प्रोप्रिया, और हमें लैमिना प्रोप्रिया में एक कैंसरस मैस देखने को मिलती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये लैमिना प्रोप्रिया में आ चुका है ट्यूमर। ठीक है, फिर अगर ये स्टमक की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर ले, डेट इज़ नॉन एज इंट्राम्यूरल ट्यूमर। अब यहाँ पे एक और बात इम्पोर्टेंट है कि जस्ट लाइक द एडिनोकार्सिनोमा, जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है वो भी डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन शो करता है। व्हाट इज डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन? इट इज़ बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू हार्डनिंग। होता क्या है कि स्टमक जो है वो वैसे ही बहुत मूवेबल ऑर्गन है, सॉफ्ट सा ऑर्गन है जो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब कैंसरस की ग्रोथ इस पे होगी और कैंसरस सेल्स की लेयर एक आ जाएगी इसकी वॉल्स के ऊपर, इसकी वॉल्स को जब इन्वेड कर देंगे कैंसर सेल्स, तो कैंसर सेल्स तो हार्ड होते हैं एंड ऑब्वियसली दे वुड रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक विच इज़ नॉन एज डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। So just like adenocarcinoma, here the neuroendocrine tumor also causes the desmoplastic reaction। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर अगर एक जगह अराइज कर जाए तो वो आसपास की जो एरियाज हैं उनमें भी मैलिग्नेंसी शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टमक के केस में अराइज करते हैं इन द जी सेल्स ऑफ द स्टमक, फिर ये जी सेल्स ऑफ द स्टमक से आएगा इन द लैमिना प्रोप्रिया, सारी स्टमक की वॉल्स को इन्वेट करेगा, और फिर ये ऊपर की तरफ इन्वेट कर सकता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस, नीचे की तरफ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वाली साइड पे इन्वेट कर सकता है। मज़ीद इट कैन इन्वेट टू द पेनक्रियाज, लीवर, आसपास के जो जीआईटी ट्रैक के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वहाँ पे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक बार शुरू होके इन्वेट कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड इट शोज मैलिग्नेंसी। अब कार्सिनोल ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को हमने डायग्नोज कैसे करना है, इसके लिए 3 तरह की लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमें मिलती हैं, दैट आर यूरिन एनालिसिस, एमआरआई एंड सिटी स्कैन। यूरिन एनालिसिस में क्या होगा, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर के सेरोटोनिन जो है उसने लीवर में जाके आधा मेटाबोलाइज होना इनटू द 5-हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड, और आधा उसने सेरोटोनिन ने ही रहना है। जो आधा सेरोटोनिन रह जाएगा वो तो कार्सिनोइड सिंड्रोम में मुख्तलिफ तरह के साइन, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन शो करेगा, जबकि वो सेरोटोनिन जो मेटाबोलाइज होकर 5-हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड बनेगा वो यूरिन में निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब यूरिन में हमें 5-हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड की ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, डैट शोज के पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कार्सिनोइड ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। दूसरी जो अगर अब हम ट्रीटमेंट देखें ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, वो किस तरह से होती है। कार्सिनोल ट्यूमर के ऊपर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के ऊपर स्पेसिफिक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। इस केस में हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं एक ड्रग डेट इज़ नॉन एज सोमैटोस्टेटिन। क्योंकि सोमैटोस्टेटिन क्या करती है, वो आती है, वो बाइंड करती है ऑन द रिसेप्टर्स ऑफ द कार्सिनोल ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, और क्या करती है, इसकी प्रोलिफरेशन को ख़त्म करवाने की कोशिश करती है। और क्योंकि सोमैटोस्टेटिन जो है वो कार्सिनोल ट्यूमर की प्रोलिफरेशन इनहिबिट करती है, तो वो दी जाती है इन दीज ट्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरी जो है ट्रीटमेंट वो बाकी कैंसर्स की तरह कार्सिनोल ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की ट्रीटमेंट या तो कीमोथेरापी से हो सकती है या फिर सर्जिकल रिसेक्शन से भी हो सकती है।
So in this lecture we discuss about the carcinoid tumor, neuroendocrine tumor and lymphoma of the stomach. This was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.